आप देख लेंगे किस तरह मारा जा रहा है। नाजरीन, ये मनाजिर है लाइव पंजाब पुलिस का तशद्दुद आप देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीज़ादा इन वॉशिंगटन। सबसे पहले तो आपसे शेयर करूं कि मैंने आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू की हुई है एंड आई कैन टेल यू कि दिस इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। इस वक्त मुझे तकरीबन 16 घंटे हो गए, मैंने कुछ नहीं खाया, पानी में मसलसल पी रहा हूँ और इससे आपका माइंड बहुत अच्छा काम करता है। चूंकि पुरानी एक डॉक्टरी की डिग्री मेरे पास है तो मैं कभी कोशिश करूंगा कि इन चीज़ों के ऊपर भी हेल्थ के हवाले से भी कभी ना कभी बात जो है वो ज़रूर की जाए। बट रिटर्निंग बैक टू द पॉलिटिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स जो डेवलपमेंट। अच्छा, एक और चीज आपसे शेयर करूं, सारी रात वॉशिंगटन के ग्रेटर एरिया में बारिश होती रही, फिर मुझे सुबह पता चला कि पाकिस्तान में भी बारिश होती रही, मतलब एक कनेक्ट एस्टैब्लिश हो गया खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब की मुताबिक जगहों पे। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि लाहौर के अंदर बारिश जो है वो हो रही थी खासी देर से। मैं समझता हूँ गुज़िश्ता 24 घंटे की अंडरस्टैंडेबली सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जो तहरीक पाकिस्तान ने, तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में, तहरीक पाकिस्तान भी है वैसे ये, तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की कॉल के ऊपर प्रोटेस्ट किए, जो सबसे ज्यादा जिनकी शिद्दत जो थी और जिनकी फ्रीक्वेंसी थी वो पंजाब में देखी गई, जहां सेंट्रल पंजाब में, वेस्ट पंजाब में, साउथ पंजाब में, नॉर्थ पंजाब में अंदाजन 40 शहरों में और टाउन्स के अंदर ये मुजाहरे जो हैं, प्रोटेस्ट देखे गए। और खैबर पख्तूनख्वा के भी बहुत से जो लीडर हैं, जैसे बैरिस्टर शेर अफजल मरवत हैं, वो लोग सब जो हैं वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी और डिफरेंट जगहों पे मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि किसी भी जगह पे ये प्रोटेस्ट जो है वो नहीं देखी गई। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑब्जर्व करने वाली। इसके ऊपर बहुत तफसील से मेरी कोशिश होगी कि बहुत सी आपको मैं इसकी ग्लिम्सेस दिखाऊं, साइड पे, साइड विंडो के ऊपर भी दिखाऊं और फिर उसको सामने भी दिखाऊं, ताकि इन प्रोटेस्ट की एक फीलिंग जो है वो आप महसूस कर सकें। आप चाहे दुनिया में कहीं पर भी हों, और ट्विटर के ऊपर तो आप ये फीलिंग महसूस कर भी चुके होंगे, लेकिन एक पूरी वीडियो में मसलसल उसको देखना जो है वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। लेकिन दिस इज नॉट द ओनली डेवलपमेंट आई एम कंसर्न विद, और भी डेवलपमेंट्स हैं। फॉर इंस्टेंस डेवलपमेंट वो भी है जहां बहरामंद तंगी, जो खैबर पख्तूनख्वा के एक सेनेटर थे और जो 11 मार्च को रिटायर हो रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको फारिग कर चुकी है, निकाला वैसे नहीं उनको, लेकिन उन्होंने एक रेजोल्यूशन जो है वो सेनेट में रखी है गुज़िश्ता 24 घंटे में, जिसे पाकिस्तान के तमाम अखबारात ने बड़े प्रोमिनेंट तरीके से दिखाया है। और उसमें उन्होंने ये मुतालबा किया है कि चूंकि ये सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक्स यानी ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ख़ास करके यूट्यूब, ये जो है ये इस्लाम के खिलाफ है, हमारे कल्चर के खिलाफ है, और ये प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं अफवाची पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए। इसलिए सेनेट में उनकी रेजोल्यूशन है कि इनके ऊपर मुकम्मल बैन होना चाहिए। बहरामंद तंगी की ये जो रेजोल्यूशन है, ये अंडरस्टैंडेबल है कि बहरामंद तंगी के आते हैं मज़ामी, क्या कहते हैं, आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में, तो आते हैं गैब से मज़ामी ख्याल में। बहरहाल ये कि ये बहरामंद तंगी के अपने छोटे नन्हे मुन्ने दिमाग में ये ख्याल नहीं आया होगा, ये ख्याल ज़ाहिर है कि पिंडी से उनके जहन में ठोक करके डाला गया होगा कि जाते जाते एक मेहरबानी कर दें, ये कम अज़ कम आइडिया प्लांट कर दें। वैसे फ्लाई नहीं करने लगा बहुत ज़्यादा, दिल तो ख्वाहिश तो बहुत है चौधरी निज़ामुद्दीन की कि पाकिस्तान के सब लोगों को सिर्फ ISPR की बने हुए टीवी चैनल्स और रेडियो स्टेशन जो हैं वो दिखाए न दिन रात। होने नहीं लगा। वैसे आप भी कर्नल साहिबान थोड़ी हिम्मत करें, कैसे हो सकेगा, मुश्किल है, मेरा नहीं ख्याल। अगर हो भी गया तो सस्टेन नहीं हो सकेगा। अच्छा, मौलाना फजल रहमान और PMLN के दरमियान किस किस्म के इंटरेस्टिंग डायनामिक्स पॉलिटिक्स के चल रहे हैं, और जब उसको हम देखते हैं, और साथ ही मेरी आज कोशिश यह है कि हम पॉलिटिक्स के डायनामिक्स को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। प्रेसिडेंट बाइडन ने 24 घंटे पहले फैसला किया और अब अमेरिका ने एयर ड्रॉप शुरू कर दिया है गाजा में एड का, जिसको मील्स रेडी टू ईट कहते हैं, MREA, मील्स रेडी टू ईट उन्होंने फेंके हैं अलॉन्ग विद द जॉर्डेनियन एयरफोर्स। We're going to join with our friends in Jordan and others in providing airdrops of additional food and supplies into Ukraine. The White House later said the president misspoke and was referring to Gaza. इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इसराइल और अमेरिका के दरमियान? जो इस वक्त पॉलिटिकल इक्वेशन है वो क्या है बिटवीन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेतन्याहू, और इस पॉलिटिकल इक्वेशन से हम पाकिस्तान के अंदर मौलाना फजल रहमान और PMLN की पॉलिटिकल इक्वेशन को, या एस्टेब्लिशमेंट की जो तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज़्यादा वो सेंटर ऑफ पावर्स और अथॉरिटी पैदा करना चाहते हैं, बहुत से लोगों के साथ उनके राब्ते हैं, इस पूरे पॉलिटिकल डायनामिक को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? ये मैंने आपको एक खुलासा जो है इसका दे दिया। तो कमिंग टू इट, सबसे पहले आवाज़ें हैं प्रोटेस्ट के ऊपर।
इंसाफ ने, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, और मैं उसकी ग्लिम्सेस आपको साइड बाय साइड दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ पंजाब के अंदर अंदाजन 40 मकामात के ऊपर, 40 से ज़्यादा मकामात पे, बिकॉज बास शहरों में एक से ज़्यादा रैलीज मौजूद थी, रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक से ज़्यादा रैलीज मौजूद थी, तो 40 शहरों में, छोटे बड़े शहरों और टाउन्स और कस्बों के अंदर तहरीक इंसाफ ने अपनी प्रोटेस्ट मार्चेस और रैलीज की जो पीसफुल थी। पुलिस ने बहुत सी जगहों पे उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। सबसे ज्यादा मार धाड़ पुलिस ने लाहौर में की, जो मेरा ख्याल है कि 80 से 100 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया गया, which is not a good reflection on the first week of मोहतरमा मरियम नवाज as चीफ मिनिस्टर पंजाब, बिकॉज अब आप कह रही हैं कि मैं एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हूं पंजाब की, और पंजाब में पीसफुल प्रोटेस्ट जो हैं, जो पिछली हुकूमतें थी 2022 से पहले जितनी भी हुकूमतें रही हैं, कभी भी पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के ऊपर मार धाड़, गिरफ्तारियां इस किस्म की नहीं हुई। दी ओनली पॉलिटिकल पार्टी मेरा ख्याल है जिसको इस किस्म की रियासत की वायलेंस फेस करनी पड़ी थी, जबर फेस करना पड़ा था, वो थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, TLP, बिकॉज उनकी डिमांड्स इस किस्म की होती थी कि फ्रेंच एम्बेसडर को पाकिस्तान से निकाल दें। तो मोहतरमा मरियम नवाज को पहले हफ्ते में ये कोई उनके लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है कि इस किस्म की प्रोटेस्ट हो और उनको इसके खिलाफ पुलिस को इस्तेमाल करना पड़े। मरियम बीबी को सोचना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि भाई लोग जो है अपनी किसी और ही गेम में मरियम बीबी को फंसा दें उसके अंदर। मरियम बीबी को यह भी चाहिए कि अगर इमरान रियाज खान और इस तरह के और जर्नलिस्ट, जैसे इमरान रियाज के जहन में ये पूरा तासर बैठा दिया गया है कि मरियम नवाज जो है वो इमरान रियाज को उन्होंने गिरफ्तार करवाया, मरियम नवाज को ये चाहिए कि वो आगे बढ़ के कहें कि तमाम सहाफ़ियों को, मैं फौरी तौर पे, मेरी हुकूमत का फैसला है कि मेरी हुकूमत में कोई भी सहाफ़ी जो है उसके खिलाफ ना FIR कटेगी, ना उसको गिरफ्तार किया जाएगा, और मैं तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को जिस चीज़ के खिलाफ कोई एविडेंस ना हो, कंक्रीट एविडेंस नहीं अदालतों में आ सकी, मैं उनकी रिहाई का मुतालबा करती हूँ, उसके लिए काम करूंगी। मरियम नवाज को चाहिए कि ये भी अपनी पॉलिटिक्स खेलें, बेवकूफ़ ना बन जाए भाई लोगों के हाथ। बहरहाल, जो अब रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर शेर अफसल मरवत जो है उन्होंने खुद इसको लीड किया, सीमाविया ताहिर जो है वो दूसरी तरफ से लीड कर रही थी। बहुत शदीद बारिश हो रही थी, उसके बावजूद रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत ही भरपूर किस्म का PTI का प्रोटेस्ट जो है वो देखा गया। प्रोटेस्ट सिर्फ शहरों के नाम लेता चला जाऊं, फिर साथ साथ आपको ग्लिम्सेस दिखाता चला जाऊंगा। प्रोटेस्ट लाहौर में भी हुए जहां सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, प्रोटेस्ट सियालकोट में भी हुए, प्रोटेस्ट फैसलाबाद में भी हुए, प्रोटेस्ट गुजरांवाला में भी हुए, प्रोटेस्ट लिया में भी हुए, प्रोटेस्ट चकवाल में हुए जहां अयाज अमीर साहब उसको लीड कर रहे थे, प्रोटेस्ट मुल्तान में भी हुए, और तमाम ही जगहों पे गिरफ्तारियां हुई, लेकिन लाहौर में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां जो हैं हुई। और यूं नॉर्थ पंजाब में तकरीबन आप कह लें कि 9-10 मुकामात के ऊपर, वेस्ट पंजाब में 7-8 मुकामात के ऊपर, साउथ पंजाब में 9-10 मुकामात के ऊपर, सेंट्रल पंजाब में 9-10 मुकामात के ऊपर, ऑल टुगेदर 40 मुकामात में जैसे कि स्केड्यूल दिया गया था इसी तरह से प्रोटेस्ट में। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई प्रोटेस्ट नहीं हुई। मैंने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया था कि पूछने के लिए कि क्या वजह है, बिकॉज मुझे कोई फुटेज नजर नहीं आई, लेकिन लोगों ने कहा है कि बारिश हो रही थी इस वजह से नहीं हुआ, लेकिन असल वजह यह है कि खैबर और कुछ लोगों ने कहा है कि चूंकि चीफ मिनिस्टर यानी अली अमीन गंडापुर जो है उन्होंने टेक ओवर किया है, उनकी ताजपोशी थी, उनकी इनॉग्रेशन थी, उनका हल्फ था, तो इस वजह से नहीं हुई। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने जहां अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर, तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उनके बहुत से जो लीडर्स हैं, उनके बहुत से जो ओपिनियन मेकर्स हैं, उनके हैंडल्स के ऊपर जहां पंजाब का स्केड्यूल दिया गया, कराची का स्केड्यूल दिया गया, हैदराबाद का स्केड्यूल दिया गया, बलूचिस्तान का स्केड्यूल दिया गया, आपको खैबर पख्तूनख्वा का कोई स्केड्यूल, कोई कॉल नजर नहीं आती। तो ज़ाहिर है इसके अंदर एक हिकमत अमली है। एक हिकमत अमली तो के लिए ये समझ आती है कि आप ये कह रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारे मैंडेट को रिस्पेक्ट किया गया है, और हमारा बाय एंड लार्ज जैसा मैंडेट था वो कि खैबर पख्तूनख्वा में भी मैंडेट चोरी किया गया। मैं समझता हूँ तैमूर झगड़ा और बहुत से लोगों को जो हराया गया है वो बेसिकली स्टोलन मैंडेट है। वहां पे कुछ सीटें निकाली गई हैं और जमातों के लिए, और लेकिन तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं की, और ये मुझे एक पॉलिसी डिसीजन लगता है। दूसरी इसकी वजह ये हो सकती है कि वो कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहते होंगे खैबर पख्तूनख्वा में जहां उनकी हुकूमत है, तो उनका ज्यादा जोर जो है वो निकला है पंजाब के अंदर। ये एक हमें बात यहाँ पे समझ आती है। अच्छा, अब हम जब देखते हैं कि सिंध में आपने कराची प्रेस क्लब में बहुत बड़ा मुजाहरा देखा, जहां तहरीक इंसाफ के साथ जमात इस्लामी भी है, JUF भी है, और भी जमातें वहां उनके साथ हैं। दिस इज वेरी नाइस, ये बड़ा अच्छा था। अच्छा, अब इसमें एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, और इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर जो है प्रोटेस्ट जो है वो देखी गई। मैंने देखा कुछ लोग एतराज करते हैं, जब मैं कहता हूँ कराची में भी और सिंध में भी। पिछले व्लॉग के ऊपर बात साहब ने लिखा कि आप क्यों कहते हैं इस तरह की बात, पहले भी ऐसे कमेंट्स आए। उसकी वजह बड़ी क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं है कि लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली एंड तारीखी तौर पर कराची सिंध का हिस्सा है, इससे कोई डिनायल नहीं है, इसे कौन डिनाई कर रहा है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल डायनामिक्स, कराची के और सिंध के पॉलिटिकल डायनामिक्स जो है वो डिफरेंट है।
जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि कराची बाकी सारे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ रेजोनेट करता है, अंदरूनी सिंध अक्सर नहीं करता। अंदरूनी सिंध की इंफॉर्मेशन भी नहीं आती है, ज़राए अबलाग भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे होल्ड भी इस किस्म का रखा हुआ है, और गुज़श्ता 15-20 बरस में आप आसानी से कह सकते हैं कि बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि अंदरूनी सिंध की सियासत ने बाकी पाकिस्तान की सियासत के साथ रेजोनेट किया। वैसे तो कभी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान में भी इतनी रेजोनेंस नहीं देखी गई, लेकिन इस वक्त जो रेजोनेंस है वो हमें कराची में नजर आती है, पंजाब में नजर आती है, खैबर पख्तूनख्वा में नजर आती है, बलूचिस्तान में हमें नजर आ रही है। हमें अंदरूनी सिंध की पॉलिटिकल रेजोनेंस का ठीक तरह से नहीं पता। आने वाले दिनों में अगर ऐसी रेजोनेंस हमारे सामने आती है तो एक ही चीज हो जाएगी, दैट इज द रीजन कि कराची और सिंध का जिक्र अलग से क्यों आ जाता है। महमूद खान अचकज़ई जो है उनको नॉमिनेट कर दिया है, इवन इमरान खान ने सपोर्ट किया है महमूद खान अचकज़ई को एज अ कैंडिडेट एंड नॉमिनी फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने बहुत अच्छा फैसला किया है, और इमरान खान की जो पिछली सियासत रही है 2011 से लेकर 2022 तक की, उस सियासत में उन्होंने डिसप्रोपोर्शनेटली तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर रिलाई किया। महमूद खान हम सब ने किया, और महमूद खान अचकज़ई की जो पोजीशन थी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, उनकी क्रिटिकल पोजीशन थी, उसे हमने नहीं समझा। महमूद खान अचकज़ई की पोजीशन इस्टेब्लिशमेंट के बारे में हमेशा बहुत ही प्रिंसिपल पोजीशन थी, और वो उनकी पोजीशन कंसिस्टेंट उनकी प्रिंसिपल पोजीशन थी, जो आपको नजर आती है इस पूरी की पूरी चीज के अंदर। आप यकीन नहीं करेंगे, 1-1 अरब रुपए लोगों से लिए गए, ड्रग्स ट्रैफिकर्स, कातिल, समाज दुश्मन अनासर। जिस अंदाज में हमारे इन जनरलों ने पैसे लिए हैं, पैसे किए, मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ। वर्दी में लोगों के हकूक पेड़ा का मारा गया है। ऑल दोज जनरल्स, ऑल दोज ब्रिगेडियर्स, ऑल दोज कर्नल्स, ऑल दोज जिन्होंने आपसे मुलाकात की है, मुझसे की है, उनसे की है, पैसे लिए, दे शुड बी सैक्ड आउट फ्रॉम पाकिस्तान आर्मी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैंने वीडियो शॉट देखा, मेरा ख्याल है अलीना है टेलीविजन एंकर पर्सन, जिनके साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है उनकी टेलीविजन डिस्कशन चल रही है, उसका मैं टुकड़ा आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। हमने फैसला कर लिया कि हमने इक़्तिदार करना है हर कीमत सर, चोरी करके मान जाएं और चोरी करके करेंगे इक़्तिदार, कोई बात नहीं। वो छोड़ दी है वो सब बातें, ये छोटी मोटी जो बातें हैं ना, मोरालिटी क्या है, इक़्तिदार कैसे होता है, ये सब छोड़ दिया हमने। शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं, आई पर्सनली लाइक हिम अ लॉट। शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं, मुझे वो दिन याद है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट हो चुके थे 28 जुलाई को, जब इमरान खान की जगह जब नवाज शरीफ साहब को रिजाइन करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, 2017 की बात कर रहा हूँ, और शाहिद खान अब्बासी वो स्टेप्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो मेरे पास 92 में वो तशरीफ लाए थे एक टेलीविजन डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए, और मैं जब उनको छोड़ने के लिए बाहर गया तो खुद अपनी गाड़ी, पुरानी सी गाड़ी थी, खुद चला के आए थे। कोई ड्राइवर नहीं था, कोई गार्ड नहीं था, कुछ नहीं था। नॉमिनेट हो चुके थे, टिप्ड थे, उस वक्त नॉमिनेट नहीं हुए थे ऑफिशियली, लेकिन टिप्ड थे दैट ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद। तो एक तो वो चीज़ है। फिर उसके बाद बहुत से सीईओज के साथ, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे 6-7 महीनों के लिए, तो उस टाइम पीरियड के बाद मेरी पाकिस्तान के टॉप जो एनर्जी की कंपनीज हैं, फाइनेंस की कंपनीज हैं, उनकी चीफ एग्जीक्यूटिव्स के साथ मेरी जब कॉफ़ी टी वगैरह के ऊपर बातचीत हो रही थी मुख्तलिफ, तो उन्होंने मुझे अपना ये व्यू दिया कि जिन्होंने नवाज शरीफ के साथ भी मीटिंग्स अटेंड की थी और जिन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी के साथ मीटिंग्स अटेंड की थी, कि शाहिद खाकान अब्बासी जो है उनकी जो अटेंशन टू डिटेल थी, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था, जो उनकी ग्रिप थी इश्यूज की, और जो उनकी खास करके उन्होंने मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई एक से ज़्यादा चीफ एग्जीक्यूटिव ने, कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब से पहले जो नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो मीटिंग्स के दरमियान में चाय, कुकीज़, टी, बिस्कुट्स, हलवे शलवे बहुत ज़्यादा सर्व होते थे। शाहिद खाकान अब्बासी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो कुछ भी नहीं, अगर किसी को चाय मिलती थी तो खाली चाय मिलती थी इमरान खान की तरह, और वहाँ पर तमाम मिठाइयाँ शिठाइयाँ और जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो सब जो है वो बंद हो गई, और तमाम जो फोकस होता था वो सरकार के काम पे और बिजनेस और उसकी ट्रांजैक्शन पे हो रहा होता था। तो ये मैं बहरहाल, अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ये जो एतराफ़ है अलीना के साथ, जिसमें वो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इमरान खान ने जीता, लेकिन उन्होंने कहा कि सारी दुनिया को पता है कि इलेक्शन किसने जीता है, सभी जानते हैं कि इलेक्शन किसने जीता है, और यहाँ पर बज़्ज़त है। बेसिकली इशारा उनका बड़ा क्लियर है नवाज शरीफ साहब की तरफ कि हारी हुई पार्टी जो है वो बज़्ज़त है कि हमने जो है हुकूमत बनानी है और हमने रूल करना है। और अब ये मैंने आपको टुकड़ा किसी खास वजह से सुना है, ये मेरे एनालिसिस के अंदर जाके इसमें फिट होना है। अब आ जाते हैं हम दी पॉलिटिकल डायनामिक्स की कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जो हम देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको अमेरिकन एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज अमेरिकन एग्जांपल को समझना आपके लिए आसान होगा। पाकिस्तान के अंदर की पॉलिटिक्स में लोगों के जज्बात जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होते हैं, इस वजह से लोग एक रैशनल एनालिसिस, मंतकी एनालिसिस चीज़ों पे लगा नहीं सकते। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रेसिडेंट बाइडेन ने 24 घंटे पहले फैसला किया, और अभी तक पाकिस्तान के जो अखबार हैं अंग्रेजी, उसमें लिखा हुआ है कि अमेरिका एयर ड्रॉप करेगा गाजा के अंदर, मील्स को, एड को ड्रॉप करेगा गाजा के अंदर। ठीक,
लेकिन अमेरिका वो ड्रॉप कर चुका है। मैं आपको पाकिस्तानी अखबार की भी हेडलाइन दिखाता हूँ, मैं आपको साथ न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन दिखाता हूँ, सारी दुनिया के अखबारों में फ्लैश हो रहा है। आज के दिन में गुज़श्ता 12 घंटे में अमेरिका ने जॉर्डेनियन एयरफोर्स के साथ मिलकर और जॉर्डन की गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन्होंने गाजा में एयर ड्रॉप्स किए। अब गाजा की एयर ड्रॉप क्या उन्होंने इसराइल की मर्जी से किए, ये कंसल्टेशन में किए? बिल्कुल नहीं किए। इसराइल को सिर्फ इन्फॉर्म कर दिया कि हम ये फेंकने लगे। अच्छा, अब ड्रॉप करने लगे। इसका इमीडिएट जो बैकग्राउंड है वो तो ये है कि एक दिन पहले गाजा के अंदर जहां एक एयर ट्रक था वहां पर बहुत ज्यादा इसराइल कहता है कि स्टैम्पीड हो गया, उनको खतरा था, उनके इसराइली डिफेंस फोर्सेस को फायर करना पड़ा। लेकिन कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा पैलेस्टीनियन नौजवान लोग जो हैं वहां पे हलाक हुए, जो बेसिकली भूखे थे और फूड और खुराक की तलाश में थे, और एयर ट्रक के गिर्द आके ये सानिया और ये ट्रेजेडी हुई। उसने ये बहाना मिला है अमेरिका को यहां से एड फेंकने का। असल इसके पॉलिटिकल डायनामिक्स को आपको समझने की जरूरत है। मैंने एक से ज्यादा अपने एक वीलॉग के अंदर मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया था कि इस वक्त किस किस्म की टग ऑफ वॉर, किस किस्म की टेंशन और किस किस्म की पावर डायनामिक्स हैं बिटवीन प्रेसिडेंट बाइडेन की टीम के दरमियान और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के डायरेक्टली के दरमियान। जिसमें मैंने आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरीज दिखाई थी कि किस तरह से बाइडेन टीम एंड प्रेसिडेंट बाइडेन एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड है by Netanyahu's priorities and by Netanyahu's politics, और ये कि नेतन्याहू सीज फायर वहां पे नहीं होने दे रहा, और सीज फायर होता है तो एक दिन का करता है, 2 दिन का करता है, जबकि अमेरिकन एंड यूरोपियंस ये चाहते हैं, खास करके अमेरिकन ये चाहते हैं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि एक लंबा सीज फायर हो, कम से कम महीने का। और अब रमजान उनके पास एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज है ताकि एक प्रोलॉन्ग्ड सीज फायर यहाँ पे हो जाए। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये चाहती है कि ऐसा सीज फायर हो जिसके बाद बहुत जल्दी यहाँ पर गाजा की रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो, जिसमें यूरोपियन यूनियन का पैसा है, सऊदी अरब तैयार है, कतर तैयार है, बहरीन तैयार है, ओमान तैयार है, यूएई तैयार है पैसा लगाने के लिए, और अमेरिकन भी कुछ उसमें पैसे लगाएंगे। वो चाहते ही हैं कि यहाँ से रिकंस्ट्रक्शन के खूबसूरत इमेजेस जो हैं वो फ्लो इन करें अमेरिका के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर। इलेक्शन से कई हफ्तों पहले जून जुलाई से ये प्रोसेस शुरू हो जाए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, क्योंकि नवंबर के पहले हफ्ते में होने अमेरिका के इलेक्शंस। और जो अभी लास्ट मेरा ख्याल मिशिगन में जो प्राइमरीज हुई थी वहां पर जिस किस्म की रेजिस्टेंस और बैकलैश फेस करना पड़ा है अरब अमेरिकन से, मुस्लिम वोट से और कॉलेज स्टूडेंट से। कॉलेज स्टूडेंट जो है, यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है, उससे खार हो गई है प्रेसिडेंट बाइडेन की शक्ल से, और वो समझते हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने स्क्वांडर किया है अमेरिकन पावर को। अब प्रेसिडेंट बाइडेन को अपना पॉलिटिकल जो कैरियर है वो खत्म होते नजर आ रहा है इस इलेक्शन के अंदर। दूसरी तरफ से, जैसे मैंने आपको न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी दिखाई कि नेतन्याहू चाहता है कि बाइडेन मर जाए इस इलेक्शन में, तबाह बर्बाद हो जाए, और वो पाकिस्तान ये जो मुस्लिम अमेरिकन वोट के हाथों जलील हो जाए और अमेरिका के अंदर पोलराइजेशन हो। बिकॉज नेतन्याहू का सारा सर्वाइवल ये है, वो सोचता है, नेतन्याहू का मसला ये है कि अगर जंग बंद हो जाती है तो इसराइली पब्लिक उसकी अकाउंटेबिलिटी करेगी। उसने इसराइली पब्लिक को ये प्रॉमिस किया था कि मैं हॉस्टेजेस भी छुड़ा लूंगा मिलिट्री एक्शन के जरिए, और ये कि मैं हमास का मिलिट्री खात्मा कर दूंगा। ना हमास का मिलिट्री खात्मा हो रहा है। अगर एक दिन पहले आपने पियर्स मॉर्गन की, 1 या 2 दिन पहले पियर्स मॉर्गन की और अमेरिका का जो सबसे फॉरमोस्ट स्कॉलर है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, जॉन मर्शाइमर की आपने डिस्कशन देखी हो, जिसमें जॉन मर्शाइमर ने कैटेगोरिकली तौर पे पियर्स मॉर्गन को कहा कि खात्मा नहीं होने लगा हमास के किसी भी तरह, इसराइल हैज टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो इसराइल को वादा किया गया था इसराइली पब्लिक को कि मैं हमास का मिलिट्री खात्मा कर दूंगा, मैं होस्टेज छुड़ा लूंगा। होस्टेज सिर्फ 2 छुट सके हैं मिलिट्री एक्शन से, बाकी सिर्फ वही छुटे जो हमास ने छोड़े। सो नेतन्याहू को पता है कि इसराइली पब्लिक इज गोइंग टू फ्राई हिम एंड रोस्ट हिम अगर जंग बंद हो जाती है। वो जंग नहीं बंद करना चाहता, वो ये सोचता है कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक मैं चीजों को खींचूं, और ये बहुत अजीब सूरत हाल है, तो खींचूं और ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाए, उसको लगता है कि ट्रंप मुझे ज्यादा सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। दिस मच आई हैव शोन यू इन न्यूयॉर्क टाइम्स स्टोरी। अब बाइडेन टीम को क्लियरली नजर आ रहा है कि नेतन्याहू की पॉलिटिक्स क्या है, इसलिए ये जो एड की ड्रॉपिंग है इसके जरिए उन्होंने एक स्पेस पैदा की है सीज फायर के लिए, जो मेरा ख्याल हो जाएगा। बिकॉज इस स्टेज के ऊपर अमेरिका ये कोई एक दफा, जॉन किर्बी कह चुका है कि एक दफा नहीं है कि हम एड फेंकने लगे, अब उन्होंने ये प्रोसेस शुरू कर दिया है। इस एड का चैनल कम्युनिकेट करके यहाँ पर अमेरिका रमजान से पहले पहले, जो 10 मार्च को मेरी अंडरस्टैंडिंग है शुरू हो रहा है, तो रमजान के महीने से पहले अमेरिकन चाहते हैं कि एक सीज फायर यहाँ पर कम से कम महीने का बने, और उसके बाद अमेरिकन और यूरोपियंस की कोशिश है कि उसको आप आगे प्रोलॉन्ग कर दें। वापस आ जाए पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर, आप देख रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान जो है वर्सन पीएमएलएन, बड़े इंटरेस्टिंग डायनामिक्स है। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता 48 घंटे में एक बड़ी तवील कॉन्फिडेंशियल मुलाकात की नवाज शरीफ साहब ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ। मौलाना फजलुर रहमान बड़े नाराज हैं, और अभी भी मैं देख रहा था कि इरफान सदीकी साहब ने कहा है कि मौलाना अगर नाराज भी हमारे साथ होंगे, अगर वो शहबाज शरीफ को सपोर्ट नहीं भी करेंगे प्राइम मिनिस्टरियल वोट के लिए, उसके बावजूद हम JUF को हुकूमत में शामिल रखेंगे, हम उनकी पार्टिसिपेशन रखेंगे, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मसला है क्या?
मसला ये है, अब मैंने खाका नवासी साहब का जो टुकड़ा आपको पहले सुनाया है, और मैं आपको याद करवाऊंगा कि मुस्तफ़ा कमाल का जो मैंने आपको टुकड़ा सुनाया था, जब मुस्तफ़ा कमाल शाहिद खाका नवासी के टुकड़े से आपको पता चलता है, जो अलीना के साथ उनका इंटरव्यू है, अलीना ही मेरे ख्याल है उनका नाम है एंकर पर्सन का, शाहिद खाका नवासी क्लियरली ये कह रहे हैं कि सबको पता है कि इलेक्शन किसने जीता है। मतलब इलेक्शन तो पीएमएल हार गई, उनकी अपनी 15 सीटें हैं, और इलेक्शन जीत लिया है इमरान खान की जमात तहरीक इंसाफ ने। तो ये शाहिद खाका नवासी कह रहे हैं कि सारी दुनिया जहान को पता है, बच्चा बच्चा बूटा बूटा सभी इस हाल को मतलब जानता है। अब मुस्तफ़ा कमाल की जो वीडियो लीक हो गई थी, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल ने ये कहा कि हमने जब पीएमएलएन से मीटिंग की, जोर किस पे हुआ, पीपीपी से मीटिंग नहीं की, हमने पीएमएलएन से मीटिंग की, और पीएमएलएन ने मीटिंग में उन्हें ये कहा कि पीपीपी ये कहती है कि हमें एमक्यूएम पाकिस्तान को क्यों कहीं अकोमोडेट करना है, इनके पास तो सारी सीटें साली हैं, किसी के पास 50-60% करप्शन की सीटें हैं, ये जाली सीटें हैं, ये फेक मैंडेट है, इनका सारा का सारा मैंडेट ही जाली है, यानी इनकी 17 की 17 सीटें जो हैं जाली हैं। ठीक, यह बात हो। इससे क्या पता चलता है आपको? इससे ये पता चलता है कि पीपीपी हो या पीएमएलएन हो, शाहिद खाका नवासी हो या मुस्तफ़ा कमाल हो या एमक्यूएम हो या नवाज शरीफ हो, अंदर से सबको पता है कि हमारी असल में सीटें कितनी हैं। नवाज शरीफ को पता है कि मेरे पास 15 सीटें हैं, पीपीपी को पता है कि मेरे पास 30 सीटें हैं, एमक्यूएम को पता है कि हमारे पास 0 सीटें हैं। अंदर की हकीकत सबको पता है। दिस इज व्हाट शाहिद खाका नवासी वाज सेइंग एंड दिस इज मुस्तफ़ा कमाल से पता चलता है। ठहर जाए इस पे, अभी आप सोच रहे होंगे ये कहाँ जा रही है बात। अब मौलाना फजल रहमान का दुखड़ा ये है कि भाई तुम्हें कौन सी सीटें मिली हैं, मुझे जब तुम लोगों को सीटें दे दी एस्टैब्लिशमेंट ने, चौधरी निजामुद्दीन ने तुम्हें सीटें पकड़ा दी हैं जाली, कुछ मुझे भी दे देते, कुछ मेरी भी इज्जत रख लेते। सो मौलाना राइटली फील्स कि भाई मेरे साथ बेट्रेयल हो गया, मैं पीडीएम का चेयरमैन प्रेसिडेंट बना था, मैंने सारी मूवमेंट की, और यहाँ पर डिफरेंट प्रॉब्लम यह है नवाज शरीफ के लिए कि जो साजिश हुई है लंदन प्लान में, उसका जो एक बहुत बड़ा राजदान है जो सीक्रेट से वाकिफ है, वो एक आसिफ अली जरदारी है, दूसरा मौलाना फजल रहमान है, और तीसरा नवाज शरीफ है, और चौथा जनरल बाजवा है। जनरल आसिफ मुनीर तो बाद में आते हैं पिक्चर पे। तो ये अब मौलाना फजल रहमान को प्लेकेट करना, मौलाना की नाज बर्दारी करना, मौलाना को बहुत दूर ना जाने देना, पीएमएलएन की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है। इसीलिए आपको नजर आ रहा है कि पीएमएलएन मौलाना के पीछे 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 दौड़ती चली जा रही है, और मौलाना आगे 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 दौड़ते चले जा रहे हैं। अगर मैं कार्टूनिस्ट होता तो बहुत खूबसूरत मैं इसका कार्टून बनाता जिसमें ये सारे मौलाना के पीछे दौड़ रहे हैं। एंड इट इज इन दीज सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस कि मौलाना ने नवाज से मुलाकात करने के बावजूद और पीएमएलएन की तमाम नाजबरदारी के बावजूद मौलाना कराची पहुंचे एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग करने के लिए, जिसका फ्लैश हेडलाइन है कि रिगिंग के खिलाफ जेयूएफ की मीटिंग जो है, इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो कराची में और सिंध में हो रही है। और जब कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा हुआ है, तो वहां पर पीटीआई के साथ जेयूआईएफ के वर्कर्स भी खड़े हैं, जमात इस्लामी भी खड़ी है, और जेयूआईएफ जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है। एक दिन पहले राना सनाउल्लाह ने कहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि जेयूआईएफ जो है वो प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन आपको जेयूआईएफ प्रोटेस्ट में हिस्सा करते नजर देती आ रही। पॉलिटिक्स क्या डिमांड करती है? मौलाना को डील चाहिए, मौलाना को एक अपना लेवरेज इंप्रूव कर रहे हैं। मौलाना बात इसलिए नहीं कर रहे कि मौलाना को इस पूरे सेटअप से, पीपीपी पीएमएलएन से एक डील चाहिए, अदरवाइज मौलाना उनको थ्रेटन कर रहे हैं कि मैं फिर गंदा कर दूंगा और मैं चीजों को एक्सपोज करूंगा। ये एक डायनामिक्स है। इस डायनामिक को मद्देनजर रखते हुए अब आ जाएं पीटीआई वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट से क्या चाहिए? पीटीआई को प्रोटेस्ट हों 100 मकाबात पे पूरे पाकिस्तान में, बार बार प्रोटेस्ट हों, जैसे शेर अफजल मरवत कहते हैं कि प्रोटेस्ट हमारी जारी रहेंगी। पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक रेजोल्यूशन चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन चाहिए। खा वो पाकिस्तान के अंदर की प्रोटेस्ट हो, कोर्ट्स के अंदर की स्ट्रगल हो, पार्लियामेंट के अंदर खींचातानी हो, या अमेरिका की कांग्रेस के साथ के अंदर प्रेशर हो, या आईएमएफ के साथ लेटरबाजी हो। बाय द वे पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को पीटीआई कहना, वो खुद भी अपने आप को पीटीआई कहते हैं बेचारे, लेकिन ये कहना गलत है, इसलिए कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी इज नॉट पीटीआई, दे आर स्टैंडिंग फॉर पाकिस्तान। ये मेरा अपना एनालिसिस है। जो आदमी $500,000 में, जिन लोगों को देख रहा हूँ, $500,000 से $1 मिलियन जो लोग साल में कमाते हैं, बहुत ज्यादा लोग इससे भी ज्यादा कमाते हैं, उन्हें पीटीआई ने क्या दे देना है? उन्हें पीटीआई के टाइटल से, ओहदे से कुछ नहीं उनको मिल सकता। और जिन्होंने रहना अमेरिका में है, उनको पाकिस्तान जाके कोई पेट्रोल पंप तो चलाना नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर के डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। बहरहाल पीटीआई की इन दी एंड जो रैशनल अप्रोच है कि उनको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन चाहिए, उन्हें एक सोल्यूशन चाहिए, और वो उन्होंने इन सारे तरीकों से एस्टैब्लिशमेंट का एक माइंड बनाना है उस सोल्यूशन के लिए। तो अच्छा, इस सर्कमस्टेंसेस पे हैदर मेहदी साहब से और आदिल राजा साहब जो है, मेजर आदिल राजा साहब से मेरी अपील ये है कि आप जो है एक बहुत ही प्योरिटैनिकल किस्म का,
बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट किस्म का नक्शा खींचते हैं, जो आप सारे ही लोगों को कहते हैं ये भी रॉन्ग नंबर है, ये भी रॉन्ग नंबर है, ये भी रॉन्ग नंबर है। जो आपका बहुत ज्यादा टारगेट है ना बैरिस्टर शेर अफजल मरवत के ऊपर कि रॉन्ग नंबर है, उन्होंने फिर से कमाल कर दिया, कहा है कि इन दोनों ने $2.5 लाख कमा लिए एक वीडियो से। बैरिस्टर शेर अफजल मरवत, हमें भी कोई तरीका बताएं कि किसी यूट्यूब की वीडियो से $2.5 लाख बन सकते हो। ये पाकिस्तानी हिंदुस्तानी जो व्यूअरशिप है, इसके ऊपर लोगों को आरपीएम इसका जो है वो, इसका आरपीएम $1 भी नहीं है 1000 व्यूज का। इसका आरपीएम बहुत ज्यादा फॉल कर जाता है, स्पेशली जब व्यूज बढ़ जाते हैं तो आरपीएम बहुत ज्यादा फॉल कर जाता है। तो ये आप लोगों को मिसलीड ना करें। लेकिन ये जो जंग है, जो बेसिकली हैदर मेहदी और आदिल राजा का एक बहुत ब्लैक एंड व्हाइट व्यू है, इट इज नॉट ओनली बैरिस्टर शेर अफजल मरवत जिनके साथ एस्टैब्लिशमेंट के पीटीआई के अंदर राब्ते होंगे, उनके अली अमीन गंडापुर के साथ भी राब्ते होंगे, उनके से कहते हैं तहरीक इंसाफ के अंदर 2 दर्जन से ज्यादा लोग होंगे, हो सकता है 3 दर्जन ऐसे लीडर होंगे तहरीक इंसाफ के जिनके साथ एस्टैब्लिशमेंट के बड़े राब्ते होंगे। किसी के साथ ज्यादा होंगे, किसी के साथ कम होंगे, कोई उनकी बात ज्यादा मान रहा होगा, कोई उनकी बात कम मान रहा होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के माजी का और मौजूदा का, मुस्तकबिल का नॉट नेसेसरली, लेकिन असर हाज़र का एक बहुत इंपॉर्टेंट या सबसे बड़ा पॉलिटिकल प्लेयर है। उनके ज़ाहिर हर सियासी जमातों के साथ राब्ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों को पता होना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते हैं और कौन सा शख्स जो है वो थोड़ी सी इस्टेब्लिशमेंट की जुबान बोल रहा है। इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर पब्लिक अवेयर है। वो जो हिंदुस्तान का एक बॉलीवुड का गाना था, पब्लिक सब जानती है, तो जब पब्लिक जानती है कि बैरिस्टर शेर अफजल मरवत फलान चीज़ जरा एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे कह रहे हैं, पब्लिक जानती है कि सेनेटर बहराबंद तंगी जो है उन्होंने जो रेजोल्यूशन लाई है सेनेट में, वो पिंडी के कहने पे लाई है, उनका अपना कोई ब्रेन वेव जो है वो नहीं है, उनको क्या पता कि सोशल मीडिया क्या चीज़ होती है, बहराबंद तंगी को क्या पता कि सोशल मीडिया क्या होता है। ठीक, तो ये जब लोगों को पता है तो इसका मतलब है कि यही जो लोग हैं, बैरिस्टर शेर अफजल मरवत हो या अमीन गंडापुर हो या कोई और लीडर हो तहरीक इंसाफ के, ये सब दोनों तरफ के दरमियान में ब्रिजेस का रोल प्ले कर सकते हैं। ये इसको इस तरह से भी देखना चाहिए, ये ताल्लुक बन सकता है, ये ब्रिजेस बन सकते हैं, ये नेगोशिएशन में मदद कर सकते हैं, ये कम्युनिकेशन चैनल है और ये नेसेसरली कोई बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ नहीं है, खास करके जबकि पब्लिक को इस चीज़ का पता है। तो बहरहाल वी आर लुकिंग फॉर द सोल्यूशन। अभी तो इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।